क्या आपको पता है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जेएनयू से पढ़े हुए हैं? क्या आपको पता है अमिताभ बच्चन जी, अर्जुन रामपाल, हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी जो अब हमारे बीच नहीं रहे, डीयू के एलुमनी हैं? क्या आपको मालूम है कि हरिवंश राय बच्चन जो एक महान पोएट और राइटर हुए, एमएस गोलवालकर, मनोज तिवारी, ये सब बीएचयू से पढ़े हुए हैं? क्या आपको मालूम है कि फेमस पत्रकार अंजना ओम कश्यप, विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ये जेएमआई से पढ़े हुए हैं? क्या आप भी इन फेमस प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ाई करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपको इन सब यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन का प्रोसीजर पता होना चाहिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में। मेरा नाम है वीरेंद्र। जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस यूट्यूब की भीड़ में दोबारा हम फिर मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 2022 से पहले अगर किसी को बीएससी, बीए, बीकॉम, जर्नलिज्म, फाइन आर्ट्स या फैशन डिजाइन जैसे कई अन्य फील्ड में एडमिशन लेना होता था तो 12th बोर्ड के एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मेरिट लिस्ट 12th बोर्ड के एग्जाम के बेसिस पे नहीं बल्कि CUET में स्कोर कितना आया है उसके बेसिस पे बनेगा। CUET का पूरा नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस एग्जाम के थ्रू से आप इंडिया के 250 प्लस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जिनमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं DU, JNU, BHU, JMI, AU, ऐसे 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। अच्छा, कई लोगों को लगता है कि JMI जामिया मिलिया इस्लामिया में मुस्लिम स्टूडेंट्स ही एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। JMI में 60% स्टूडेंट्स हिंदू हैं एंड 40% के आसपास या उससे थोड़ा कम ही मुस्लिम हैं। वैसे ही BHU सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है। BHU and all other universities are for every eligible students. Students are not judged based on their religion. They are judged based on their merit. 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अलावा कई सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं। कई सारे प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जो CUET के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन देते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। ये यूनिवर्सिटीज डायरेक्टली इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को रिपोर्ट करते हैं। इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपको टॉप लेवल फैकल्टीज, टॉप लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टॉप लेवल का प्लेसमेंट मिलता है। वहीं स्टेट यूनिवर्सिटीज स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है। बिना CUET एग्जाम दिए आप इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं ले सकते। CUET एग्जाम का स्कोर कार्ड चाहिए ही चाहिए। CUET एग्जाम NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है। CUET के अलावा NTA JEE मेंस एंड नीट का एग्जाम भी कंडक्ट करवाती है। NTA को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश किया है। ये एक इंडिपेंडेंट, ऑटोनॉमस एंड सेल्फ सस्टेन्ड एक प्रीमियर टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन काम है एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का टेस्ट कंडक्ट करवाना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की, यानी कि कौन कौन एलिजिबल है CUET का टेस्ट एग्जाम देने के लिए। कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्ट्रीम से अगर 12th पास है या अपीयरिंग है तो वो CUET का एग्जाम दे सकते हैं। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 12th में मिनिमम 50% स्कोर होना चाहिए। वहीं अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं तो 45% भी चलेगा। और कोई एज लिमिट या अटेम्प्ट लिमिट नहीं है, मतलब आपकी एज कितनी भी है आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप कितने बार भी अटेम्प्ट कर सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है। हाँ, एक कंडीशन है कि आप 12th में किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होना चाहिए, सारे सब्जेक्ट आपके क्लियर होने चाहिए। CUET एग्ज़ाम टोटल 13 लैंग्वेज में होता है। इनमें से किसी भी लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हो। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, बंगाली, ओडिया, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, असामीज, उर्दू। अगर एग्ज़ाम मोड की बात करें तो 2022 और 2023 में ऑनलाइन ही हुआ था। 2024 में ऐसा हो सकता है
कि जिस सब्जेक्ट के ज़्यादा एप्लीकेशन आए वो सब्जेक्ट ऑफलाइन भी करवाया जा सकता है, ऐसा सुनने में आ रहा है। अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर CUET सिलेबस की बात करें तो पूरे सिलेबस को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1 में लैंग्वेज को रखा गया है, सेक्शन 2 में डोमेन या डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट GT को रखा गया है। अभी हम लोग डिटेल में तीनों सेक्शन को देखने वाले हैं। और हाँ, एक अच्छी बात यह है कि CUET एग्जाम में ओनली 12th का सिलेबस आता है, 11th का सिलेबस नहीं आता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है कि NCERT टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है। पूरा सिलेबस NCERT टेक्स्ट बुक ही है 12th का। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेज के लिए आपको NCERT को ही रेफर करना है, 12th स्टैंडर्ड का NCERT। पहले NCERT को अच्छे से कंप्लीट करना है, उसके बाद ही कोई सैंपल पेपर, कोई दूसरा टेक्स्ट बुक सॉल्व करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होने वाला है तीनों सेक्शन में। फर्स्ट सेक्शन है लैंग्वेज। इसमें 50 क्वेश्चन में से कोई भी 40 क्वेश्चन का आंसर देना होता है 45 मिनट में। अगर आप सही जवाब देते हैं तो +5 होता है, अगर आप गलत देते हैं तो -1 होता है, और अगर आप आंसर नहीं करते हैं तो 0 मार्क्स मिलता है। लैंग्वेज में टोटल 33 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से कोई भी आप चूज कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। इसमें टोटल 27 सब्जेक्ट्स होते हैं, कोई भी आप चूज कर सकते हैं, 1, 2, 3, आपको जो चूज करना है मैंने आगे डिटेल में बताया है। तो इसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से एनी 40 का आंसर करना होता है। तो 27 सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, उसमें से 21 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके लिए 45 मिनट का टाइम मिलता है और 6 सब्जेक्ट्स के लिए 60 मिनट का टाइम मिलता है। आप ऐसा मत समझो कि आपको 27 सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना है, टोटल 27 है, उसमें से कोई भी आप 1, 2 या 3 आप चूज कर सकते हैं। जैसे कोई साइंस का स्टूडेंट है तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है तो वो पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी चूज कर सकते हैं, कोई कॉमर्स का है तो वो बिजनेस स्टडीज़, अकाउंट्स, ये सब सब्जेक्ट अपने हिसाब से चूज करना है जो आपने 12th में पढ़ा है। इसमें भी मार्किंग स्कीम वही है, सही जवाब देने पर आपको 5 मार्क्स मिलता है, गलत होने पर -1 और अटेम्प्ट नहीं करने पर 0 मार्क्स। चलिए अब सेक्शन 3 यानी कि जनरल टेस्ट का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देख लेते हैं। इसमें आपको 60 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें से कोई भी 50 सॉल्व करना होगा 60 मिनट में। मार्किंग स्कीम वही है, करेक्ट होने पर +5 मार्क्स और रॉन्ग होने पर -1, अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो 0 मार्क्स। जनरल टेस्ट में बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज पूछा जाता है। ये ऐसा सेक्शन है जिसमें आप थोड़ा मेहनत करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग हर एक सेक्शन का डिटेल्ड सिलेबस देखते हैं। तो सेक्शन 1 है लैंग्वेज और सेक्शन 1 को 2 में डिवाइड किया गया है, सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B। सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेज हैं आपके और सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेज है। इनमें से कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। 13 + 22 टोटल 33 लैंग्वेज हो गए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इंग्लिश को चूज करते हैं क्योंकि इंग्लिश अगर आप एक सब्जेक्ट रखते हैं तो इसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में भी मिलता है। अगर आप 2 लैंग्वेज रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तीनों सेक्शन में जो सबसे मेन सेक्शन है वो सेक्शन 2 है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। इसमें टोटल 27 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से आप चूज करके उसका टेस्ट दे सकते हैं। जनरली कोई साइंस का स्टूडेंट है तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, मैथ्स सब्जेक्ट चूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन अलग अलग यूनिवर्सिटी में। किसी यूनिवर्सिटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों का चाहिए। किसी कोर्स में आप किसी कॉलेज में आप सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो। किसी कॉलेज में सिर्फ केमिस्ट्री और इंग्लिश के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो। तो डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी के कौन से कॉलेज में एडमिशन चाहते हो। तो पहले वहाँ आपको यूनिवर्सिटी टारगेट करना है, फिर देखना है उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेज है उनको क्या क्या सब्जेक्ट चाहिए, वही सब्जेक्ट आपको एग्ज़ाम में सेलेक्ट करना है और उसका टेस्ट देना है। तो मैं आपको लास्ट में
ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसको अगर आप सेलेक्ट करके उसका टेस्ट दोगे तो आप मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ के मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है लेकिन वो अगर अपना स्ट्रीम 12th के बाद चेंज करना चाहता है, वो आर्ट्स के फील्ड में बीए करना चाहता है या वो बीकॉम करना चाहता है, तो उसका सब्जेक्ट सेलेक्ट करके वो तो उस कॉलेज में बीए या बीकॉम करने के लिए जो सब्जेक्ट चाहिए वो सब्जेक्ट का टेस्ट देके बीए या बीकॉम में एडमिशन ले सकते हैं। सिर्फ डीयू में एक रेस्ट्रिक्शन है दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि 12th में आपने जो जो सब्जेक्ट रखा था वही सब्जेक्ट्स में से सेलेक्ट करना है सब्जेक्ट को CUET एग्जाम के लिए। बाकी यूनिवर्सिटीज में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में टोटल 27 सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें से ये वो 6 सब्जेक्ट है जिसका टेस्ट 60 मिनट का होता है। बाकी के जो 21 सब्जेक्ट हैं उसका टेस्ट 45 मिनट का ही होता है। अब सेक्शन 3 जनरल टेस्ट की बात कर लेते हैं। इसमें बेसिकली आपको लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है। लॉजिकल रीजनिंग में आपको डायरेक्शन, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज ये सब लिस्ट दिया है, यही सब में से पूछा जाता है क्वेश्चन। जनरल नॉलेज में से आपको पॉलिटिक्स, प्रेसिडेंट, स्टेट कैपिटल, पद्मश्री अवार्ड, स्पोर्ट्स से, करंट अफेयर्स, रिवर्स ये सब से पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें आपको बेसिक मैथमेटिक्स पूछा जाता है 8, 9, 10 टाइप का, जैसे मेंसुरेशन, रेशियो, परसेंटेज, ट्रिग्नोमेट्री, अरिथमेटिक कैलकुलेशन, एवरेज निकालना, मीन, मोड, मीडियन, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये सेक्शन ऐसा है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के मन में सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि CUET एग्जाम के लिए सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करना है, कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। तो 2022 में जब पहली बार CUET का एग्जाम हुआ तो उस टाइम NTA ने अलाउ किया था कि आप मैक्सिमम 9 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम 1 और मैक्सिमम 9 सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 2023 में इसको 10 कर दिया गया, मतलब आप मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट का टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन 2024 में सुनने में आ रहा है कि इसको रिड्यूस करके 6 सब्जेक्ट किया जा सकता है। 2 सब्जेक्ट आप लैंग्वेज से ले सकते हैं, 3 सब्जेक्ट डोमेन से ले सकते हैं और 1 GT, 6 हो गए। तो ऐसा अभी सिर्फ सुनने में आ रहा है, अभी तक NTA ने इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। तो अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो आप ध्यान से सुनो, आपको हेल्प करेगा सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने में। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने से पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप कौन से यूनिवर्सिटी से कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। फिर आपको देखना पड़ेगा कि वो कोर्स उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से करने के लिए उसको क्या क्या सब्जेक्ट चाहिए। तो वही सब्जेक्ट के स्कोर के बेसिस पे आपको उस कोर्स में एडमिशन मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ कुछ यूनिवर्सिटीज़ का कुछ कोर्स का एग्जाम्पल लिया है। जैसे अगर आप DU से BTech करना चाहते हो, जी हाँ आपने सही सुना, आप CUET के थ्रू से इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। देयर आर सम कॉलेजेस जहाँ से आप इंजीनियरिंग करके अच्छा पैकेज ले सकते हो। इसी वीडियो में मैंने आगे डिस्कस किया है कि आप इंजीनियरिंग कहाँ कहाँ से कर सकते हो CUET के थ्रू से। तो जैसे DU है दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसका एक डिपार्टमेंट है CIC, वहाँ से अगर आप BTech करना चाहते हो, हालांकि अभी एक ही डिपार्टमेंट है IT एंड मैथमेटिकल इनोवेशन। तो अगर आप BTech करना चाहते हैं DU से तो उसके लिए सब्जेक्ट क्या क्या चाहिए CUET एग्जाम में, एनी 1 लैंग्वेज प्लस मैथ्स चलेगा या अप्लाइड मैथ्स, दोनों में से कोई, प्लस GT। तो ये 3 सब्जेक्ट के स्कोर के बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। वैसे अगर BHU में देखें, अगर वहाँ से किसी को BA करना है तो उसको सिर्फ हिंदी या इंग्लिश ये दोनों में से कोई एक और GT जनरल टेस्ट का स्कोर चाहिए। अगर किसी को जामिया मिलिया इस्लामिया से BA करना है तो सिर्फ GT के स्कोर के बेसिस पे वो एडमिशन ले सकता है। अगर किसी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BA करना है ऑनर्स तो उसको इंग्लिश GT के बेसिस पे एडमिशन मिल जाएगा। अगर किसी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से BCom ऑनर्स करना है तो इंग्लिश एंड GT के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन मिल जाएगा। अगर किसी को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस वहाँ से BS करना है बैचलर ऑफ साइंस तो इंग्लिश प्लस GT के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन मिल जाएगा। तो देखा आपने, आपको पहले
कौन सा कोर्स करना है वो टारगेट करना है, फिर कौन सी यूनिवर्सिटी से करना है, फिर उस यूनिवर्सिटी को वो पर्टिकुलर कोर्स करने के लिए क्या क्या सब्जेक्ट चाहिए, वो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपको देना है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि CUET के थ्रू से कहाँ कहाँ से इंजीनियरिंग कर सकते हैं और कौन कौन सा इंजीनियरिंग कर सकते हैं, और हाईएस्ट पैकेज और एवरेज पैकेज कितना जाता है इन यूनिवर्सिटीज़ में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे DU दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसमें एक ही ब्रांच है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन। इसका फ़ी स्ट्रक्चर है पर ईयर 18,333 रुपीज़। हाईएस्ट पैकेज यहाँ का 26 लाख पर एनम है और एवरेज पैकेज 10 LPA है। और अगर आपको यहाँ से इंजीनियरिंग करना है बीटेक, CUET के इन सब्जेक्ट्स में आपका स्कोर कितना आया है वो देखा जाएगा। एनी वन लैंग्वेज प्लस मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स प्लस GT, ये 3 सब्जेक्ट का स्कोर कितना आया है उसके बेसिस पे डिसाइड होगा ये यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं। तो BHU में 2 ब्रांच है, फूड टेक्नोलॉजी एंड डेयरी टेक्नोलॉजी। यहाँ का जो टोटल फीस है 4 ईयर का वो 38,831 रुपीज़ है। सोचो कितनी कम फीस है। और हाईएस्ट पैकेज 11 LPA है एंड एवरेज 7 LPA। इस यूनिवर्सिटी से अगर आपको बीटेक करना है फूड टेक्नोलॉजी या डेयरी टेक्नोलॉजी में, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स का स्कोर के बेसिस पे मिलेगा। उसके बाद है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। यहाँ से अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना है तो पूरे 4 साल की फ़ीस सिर्फ 2 लाख रुपए है। और यहाँ का हाईएस्ट पैकेज 12 LPA है और एवरेज पैकेज 10 LPA है। इसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो फिजिक्स प्लस मैथ्स एंड उसके अलावा केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ये तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट का स्कोर के बेसिस पे मिलेगा। यूपी में एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ से आप CSE, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इनमें आप बीटेक कर सकते हैं। यहाँ फीस है 72,000 पर ईयर। हाईएस्ट पैकेज देखो यहाँ का कितना ज़्यादा गया है, 33 लाख पर एनम, और एवरेज पैकेज 3.26 लाख पर एनम है। यहाँ पे अगर आपको एडमिशन चाहिए तो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स या बायो दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट के बेसिस पे एडमिशन मिल जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ से आप बीटेक कर सकते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बताया है। JNU से भी बीटेक होता है, लेकिन वहाँ पे एडमिशन JEE मेंस के थ्रू से होता है, CUET एग्जाम के थ्रू से नहीं। फ्यूचर में हो सके CUET से एडमिशन वहाँ भी स्टार्ट हो जाए। CUET के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि इसका रजिस्ट्रेशन कब होता है, एग्ज़ाम कब होता है, रिजल्ट कब आता है। तो ये रहे एक्सपेक्टेड डेट्स। रजिस्ट्रेशन फरवरी के 3rd या 4th वीक से स्टार्ट हो सकता है। पहले तो ये 9 फरवरी से ही स्टार्ट होने वाला था, लेकिन ये अभी हुआ नहीं, तो अभी एक्सपेक्टेड है कि 3rd या 4th वीक से स्टार्ट हो जाएगा। इसका एग्ज़ाम का डेट 15 मई to 31 मई के बीच होगा और रिजल्ट जून या जुलाई में डिक्लेयर किया जाता है। और भी ज़्यादा अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है CUET का, cuet.samarth.ac.in, इसमें जाके आप डिटेल चेक कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन दिमाग में ये आ सकता है कि रजिस्ट्रेशन करते वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहेगा हमें। तो डॉक्यूमेंट्स में आपका रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए, उसके बाद सिग्नेचर का फ़ोटो चाहिए, उसके बाद 10th और 12th का मार्कशीट चाहिए। अगर आपका 12th का एग्ज़ाम अभी चल रहा है, मार्कशीट नहीं आया है, तो ओनली 10th का मार्कशीट लगेगा आपको। लेकिन आपका अगर 12th पास है तो 12th का भी चाहिए। उसके बाद अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लेना बेनिफिट लेने के लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो लेकिन आपके पेरेंट्स की इनकम पर ईयर 8 लाख से कम है तो आप EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। अगर आप OBC कैटेगरी के स्टूडेंट हो और आपके पेरेंट्स की इनकम पर ईयर 8 लाख से कम है तो आप OBC NCL सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। और अगर कोई स्टूडेंट फिजिकली डिसेबल्ड है तो वो PWD सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन किसी भी दिन स्टार्ट हो सकता है, इसलिए आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें।
और रजिस्ट्रेशन लगभग कम से कम 20 डेज तो चलता ही है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने का टाइम मिलेगा। अगर आप अभी से डॉक्यूमेंट्स बनवाना स्टार्ट कर देंगे तो सही रहेगा। फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ये सब का जो फाइल फॉर्मेट क्या होना चाहिए और फाइल का साइज़ क्या होना चाहिए वो मैंने इधर दिया है, इसी के अकॉर्डिंग अपलोड करना है आपको। तो पूरा प्रोसेस 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले स्टेप में रजिस्ट्रेशन करना होता है, सेकंड स्टेप में फॉर्म फिलअप करना होता है और तीसरे स्टेप में फ़ी पेमेंट करना होता है। चलिए अब देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी कितना पे करना होता है। तो ये रहा लिस्ट। अगर आप अप टू 3 सब्जेक्ट चूज करते हो, मतलब 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट, तो जनरल कैटेगरी को 750, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 700, एससी एसटी पीडब्ल्यू या थर्ड जेंडर को 650 रुपीज़ पे करना होगा। वहीं अगर सेंटर आउटसाइड इंडिया चाहिए तो उसके लिए 3750 रुपीज़ है। अप टू 7 सब्जेक्ट अगर आप सेलेक्ट करते हैं, मीन्स 4 सब्जेक्ट या 5 या 6 या 7, उसके अकॉर्डिंग 1500, 1400, 1300, 7500 ऐसा पे करना होगा। अप टू 10 सब्जेक्ट के लिए, मीन्स अगर 8 सब्जेक्ट या 9 या 10 आप सेलेक्ट करते हो तो उसके अकॉर्डिंग फिर फी पे करना होगा। अब एक सवाल मन में आ सकता है कि CUET के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है। तो देखो, पहले स्टूडेंट अप टू 10 सब्जेक्ट चूज कर सकते थे और उसका एग्ज़ाम दे सकते थे, लेकिन हो सकता है 2024 से आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ऐसे केस में आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज करना है, लैंग्वेज में से 2 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो और एक GT जनरल टेस्ट। और इसका प्रिपरेशन करने के लिए तो सबसे पहले आपको NCERT कवर करना है अच्छे से, बी थॉरो विद द कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करना है। उसके बाद आप कोई भी पब्लिकेशन का बुक लेके उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे अरिहंत है, दिशा है, या आप ऑनलाइन लेक्चर यूट्यूब से भी देख सकते हैं। आजकल बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पे आके सिखा रहे हैं। अगर आपका सब्जेक्ट मैथ है, वन ऑफ द सब्जेक्ट मैथ है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल पे मैं CUET का मैथ्स का वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो और आपको सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक सजेशन है कि आप अपने डोमेन में से 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और लैंग्वेज में से एक सब्जेक्ट ले लो, इंग्लिश, और एक GT जनरल टेस्ट। ये 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट करके इनका टेस्ट दे दो आप CUET में। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। तो मैंने पूरी कोशिश की CUET के बारे में A to Z सारी बातें बताने के लिए। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या आप CUET.samarth.ac.in जो CUET का ऑफिशियल वेबसाइट है, जाके वहाँ पे डिटेल चेक कर सकते हो।